स्टार्ट करके गया था, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट बताओ। विंड के बाद क्लाउड शुरू किया हमने। क्लाउड के लिए जरूरी क्या है हमारा, कंडेंसेशन समझना, एवोपरेशन समझना, इसलिए जरूरी है कि हम वाटर साइकिल समझ लें। वाटर साइकिल होता क्या है, पानी का अपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा होता है, पहले इवोपरेट हुआ, गैस बन गया वो लिक्विड से, ठीक है, फिर कंडेंसेशन हुआ, लिक्विड बन गया वो, वापस बारिश हो गई। ऑल दिस डिटेल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी, मॉइस्चर की बात की हमने। मॉइस्चर का परसेंटेज कितना होता है, 0 to 4%। जीरो कहाँ पे, डेजर्ट रीजन में, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो। और 4% कहाँ पे होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एवोपरेशन हो रहा हो। ये क्लियर इतना, राइट। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मॉइस्चर की। मॉइस्चर को किससे मेजर करते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर्स। होता क्या है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर। गुड, इतना हो गया क्लियर सबका। सिग्निफिकेंस क्या है मॉइस्चर का, मॉइस्चर ना हो तो बारिश होगी, जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखते हो देखने को मिलेगा। नो, मॉइस्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, फॉग, स्मॉग, हेज, मिस्ट। सिर्फ ये एसेस बोले जा रहा हूँ, पूछूं कि क्या है उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हो। मिस्ट और फॉग में क्या फ़र्क है, क्या होता है। अच्छा, उसमें मिस्ट में, नो, राइट, रॉन्ग, रॉन्ग। मैंने स्मॉग पूछा ही नहीं, मुझे पता है तुम्हें पता है। फॉग एंड मिस्ट पूछा मैंने, आगे टॉपिक आएगा। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की मात्रा कितनी ज़्यादा मात्रा में है कितनी कम मात्रा में है, यही डिसाइड करेगा कि फॉग है या मिस्ट है। बात समझ में आई, वो देखेंगे आगे, इसीलिए पढ़ रहे हम लोग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉइस्चर, व्हाट द सिग्निफिकेंस। सबसे पहली बात, जो आपका कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो इनकमिंग वर्सेस इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता हो, जल वाष्प है, वाटर वेपर है, ओनली वन। ये क्लियर इतना, ठीक है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर को गर्म रखेगा, ठंडा। इक्वेटर का टेम्परेचर हमेशा देखोगे मॉडरेट रहेगा, एक बहुत हाई नहीं होगा और बहुत लो नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। पहला रीजन क्या था, सूर्य जो है, सन का जो अपरेंट पोजीशन हमेशा उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक तो वो है ही, साथ में क्या है वहाँ पे, मॉइस्चर। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ बारिश ज़्यादा, जहाँ पे कम वहाँ बारिश कम, जहाँ पे नहीं वहाँ बारिश नहीं। मॉइस्चर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट, वेट करो, अभी वापस उस पर आ जाऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे लेटेंट हीट को अलग से। ये लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा वहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में, ये डिसाइड करता है। अभी के लिए इतना बता दूं कि जिस भी एटमॉस्फेयर में गुप्त उष्मा जितना ही ज़्यादा होगा, वहाँ के जो क्लाउड उतने बड़े बनेंगे और उतने ऊंचे बनेंगे। जब भी आप देखते हो, नाम सुना होगा आपने, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, वो क्या करेगा, कैसे बड़ा होगा समझना चाहते हो। चलो मान लो, इमेजिन करो यहाँ पे इस ऊंचाई पे आने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ। अब ये जो वास्प है, अगर वो जब कन्वर्ट होगा किस में, पानी में, ऐसे केसेस में कुछ उष्मा रिलीज होगा कि नहीं, तो क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इतना गुप्त उष्मा वहां पे निकला। अब वो जो गुप्त उष्मा निकला, जो अगली हवा आएगी, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कम हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर से देखो, इस हाइट पे आने के बाद पहुंच गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, कंडेंसेशन हुआ, जो पहले हवा आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन अब इसमें जो गुप्त गुप्त उष्मा निकली, अब यहाँ के वातावरण को थोड़ा गर्म कर दिया ना, इसका मतलब जो अगली हवा एयर पार्सल आएगा वो यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ठंडा होगा। फिर यहाँ भी निकला लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, फिर अगली हवा उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, होते होते क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बादल बन जाएगा। मैं वापस इस टॉपिक पे आऊँगा, घबराना नहीं है जिसको समझ में नहीं आया, वापस आऊँगा इस टॉपिक पे जब हम लेटेंट हीट को पढ़ रहे होंगे आज ही। समझ में आया। सो लेटेंट हीट होता है तो ये आपके बादल कितना बड़ा होगा उसको भी डिसाइड करता है।
तो बारिश कितनी होगी उसको भी डिसाइड करेगा। आपका क्लाउड बड़ा होगा और लार्ज एक्सटेंसिव होगा, हाइट भी विड्थ भी सब कुछ डिसाइड कर रहा होगा कौन? लेटेंट हीट मीन्स मॉइस्चर इन द एटमोसफियर। ये क्लियर है इतना? हिंदी में भी यहाँ पे है सेम। तो ये तुम बताओ, अगर वास्ट एटमोसफियर में ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 55% 60%, केस टू जहाँ पे अप्रॉक्स 50 to 60% हो, विच वन इज बेटर फॉर द ह्यूमन? 60 प्लस हो और एक 60 से कम हो, यानी 40 के 60 के बीच में हो, दूसरा 70 से 90 के बीच में हो, कौन सा बेहतर होगा फॉर द ह्यूमन हेल्थ? 40 से 60 के बीच में। ज़्यादा होगा तो आपका हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, वेटिंग होगा लेकिन रिलीज ड्राई नहीं होगा। वो ड्राई नहीं होगा तो आपका जो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं वो अंदर रहेंगे, आप चिपचिपा फील करोगे, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कोजी फील करोगे, एंड बीमारी हो सकती है। इसलिए लास्ट पॉइंट उसने ऐड कर दिया कि आपके ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। ये क्लियर इतना? तो यू कैन यू नाउ राइट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर? कौन से क्वेश्चन का आंसर? क्या पूछा मैंने? सिग्निफिकेंस ऑफ मॉइस्चर। So if it is there in a particular amount up to 60%, means 20, 30 to 60% is quite good and comfortable. If it is less than that, it means the atmosphere is very much dry, not good for the human health. If it is very much higher than the 60%, again the very much moist, means it again not good for the health. जैसे बिल्कुल ड्राई होगा तो क्या होगा? आपका वाइटनिंग होना शुरू होता है बॉडी, आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब, क्या होगा? एयर पूरा ड्राई है, कोई मॉइस्चर आपको नहीं मिलेगा, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई मशीन है बिल्कुल ड्राई है, उसको यूज़ करोगे तो रगड़ ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। बात समझ में आई? लुब्रिकेंट की काम करेगा कब? जब ये 30 to 60% के आसपास में हो। तो कम होना भी खराब है, ज़्यादा होना भी खराब है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो दिस शुड बी इन अ पर्टिकुलर रेंज, जस्ट लाइक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रेंज में हो। ऐसा ना हो कि -30 और उधर 60। किलोगे नाउ, कहाँ कहाँ पे है पानी? टेल मी द रिजर्वायर्स नेम ऑफ वाटर। नदी, तालाब, समंदर, झील, झरना और नदी नाले और अंडरग्राउंड वाटर और प्लांट्स, एनिमल्स। तुम, हम, तुम में है नहीं? जितना वेट है लगभग उसका 70% क्या है? वाटर ही वाटर है। तो इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। अपने आप को भी काउंट करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना। अप्रॉक्स 2/3। ठीक है? हो गया ना? कुछ पॉइंट मेंशन कर लो, कहाँ पे पानी है। होमवर्क लिख लो, कहाँ पे कितना % पानी है। दूसरा क्वेश्चन, फ्रेश वाटर रिजर्वायर का परसेंटेज बताना है कि कहाँ कहाँ पे है। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वायर। हाँ, और दूसरा है परसेंटेज में आंसर करना है, और फ्रेश वाटर का। फ्रेश वाटर क्या बोलेंगे हिंदी में? शुद्ध जल। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। पता है क्या होता है? कौन कौन? लवणीय एंड मीठा। कौन सा हो गया? सॉफ्ट या हार्ड? आपको कपड़े साफ करने हैं, कहाँ पे आसानी से कर सकते हो, सॉफ्ट या हार्ड? यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन है।
हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में गंदगी ज़्यादा या कम? कम। हार्ड में ज़्यादा। जो नाला बह रहा है आपका, गांधी विहार, नेहरू विहार आसपास देखे हो, और जब वो वाइट दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है? वो और सॉफ्ट है, हार्ड है? सॉफ्ट वाइट कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें तुम झाग मिला दोगे, जैसे साबुन मिलाते हो तो इम्प्योरिटी है ना वो, सर्फ मिलाते हो तो क्या हो गया वो? इम्प्योरिटी है, तुम पानी को सॉफ्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है। और हार्ड वाटर है तो सॉफ्ट करने की नहीं, तुम उसको क्या करते हो? गंदगी मिलाते हो तो उसको हार्ड करने की कोशिश करते हो, और उसमें झाग ज़्यादा आता है, और झाग आएगा तो क्षारीय होगा, और आसानी से क्या होगा? कपड़े साफ हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। जितना गंदा पानी होगा उसमें उतना ही अधिक क्या निकलेगा? फेन, झाग। जो जितना गंदा पानी होगा उसमें झाग उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ही अच्छा पानी होगा उसमें झाग उतना ही कम निकलेगा, झाग वाले से। अगर यकीन ना हो तो जिसको तुम देते हो कपड़े साफ करने के लिए, लॉन्ड्री वाले को, उसका पीछा करके देखना कपड़ा कहाँ धोता है वो। अगर वॉशिंग मशीन में नहीं धोता तो कहाँ धोता है? इसलिए अच्छे कपड़े मत देना, कपड़े मत देना जब तक पता ना हो कहाँ धो रहा है वो। मेरे ख्याल से मजाक मजाक समझ में आ गई। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, विच वन इज गुड फॉर ड्रिंकिंग? विच वाटर यू पुट इन योर कार? पानी के कितने फॉर्म होते हैं? ये मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लिक्विड में ही। अच्छा, सॉफ्ट हार्ड छोड़ दो, मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे तुमने पढ़ा होगा आइसोटोप्स ऑफ वाटर। नाम बताओ। H2O, एक होता है H2O, और तीसरा कौन सा होता है? ट्रीटियम। ये कौन सा वाटर होता है? एक्चुअली ट्रीटियम जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। अगर रेडियो एक्टिव है तो उसका हाफ लाइफ भी होगा। जो तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे कौन सा पानी यूज होता है? ट्रीटियम, H3O। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव है। वेट वेट, इस क्या है ये? रेडियो एक्टिव है। इसका हाफ लाइफ भी होगा। कितना होता है? 12 साल। कितने होते हैं? 12 साल 3 महीने के आसपास होता है। ध्यान रखना, हाफ लाइफ। मतलब अगर वो हाफ लाइफ उसका हो जाए तो उसका रेडिएशन कम हो जाएगा। फुकुशिमा कब हुआ था एक्सीडेंट? 11। कब हुआ था? 11 में। और उसका सारा बंद कर दिया गया था, अगस्त में खोल दिया गया। कितने साल हुए? 23 अगस्त। 12 साल हुए। जैसे ही हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ, उन्होंने सारे टैंक खोलने, बहुत सारे टैंक खोलना शुरू कर दिया। न्यूज़ पढ़े हैं? नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू मेंस में, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है या नहीं? हाफ लाइफ, ट्रिटियम, प्लस में अभी करंट अफेयर भी हो गया, और पढ़ते हो कौन सा? न्यूक्लियर वेस्ट। जो मैंने कहा जाके ठीक से होमवर्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो ये कैसे कह सकते हो मेरे पास टाइम है नहीं है, कौन जानता है? तो उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करके दे दिया है मैंने बच्चों को, आपके लिए। हो गया ये? ह्यूमिडिटी पुनः रिवाइज कर लो फटाफट, क्योंकि आगे यूज करूंगा मैं। क्या होता है? हवा में उपस्थित जलवाष्प। 3 तरह के होते हैं, कौन कौन सा? एब्सोल्यूट, रिलेटिव। अच्छा आप बताना, कौन सा है जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती, चाहे कहीं का पानी उठा लो, किसी भी हाइट, एनीवेयर? वेरी गुड, ये विशिष्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गई? क्योंकि इसको हम लोग ग्राम पर केजी लेते हैं। अगर वास्प वाला है, ज़्यादा हो जाएगा वो। बात समझ में आई? वॉल्यूम वाइज ज़्यादा हो जाएगा। परसेंटेज निकालोगे, हमेशा परसेंट निकालना नहीं है, ग्राम में निकालना है। ड्राई लोगे तो इसमें बदलाव नहीं होता है। ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट in respect to with respect to its capacity to absorb water at a particular temperature। ये क्लियर हो गया इतना? इसका यूनिट क्या होता है? परसेंटेज में। इसका क्या होता है यूनिट? ग्राम्स पर लीटर। इसका ग्राम्स पर किलोग्राम। ध्यान रहेगा इतना?
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच विल इम्पैक्ट योर इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है, लिखना तो नहीं है ना इसका? हो गया यहाँ पे दो फैक्टर्स, खुद ही बिना देखे बताओ क्या क्या होगा फैक्टर। सबसे पहले कि तापमान ज्यादा, इवेपोरेशन, जलवाष्प ज्यादा बनेगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। दूसरा कोई कारण, जल की उपलब्धता, जितना ज्यादा होगा वाटर बॉडीज उतना ज्यादा होगा। तो यार जल का साइज मैटर करेगा कि नहीं? मान लो कि गहराई कम हो और चौड़ाई लंबाई ज्यादा हो, और दूसरे का गहराई बहुत ज्यादा हो चौड़ाई लंबाई कम हो, और इसमें पानी ज्यादा हो और उसमें कम हो जो ओपन है, फिर भी कहाँ से होगा इवेपोरेशन ज्यादा? ज़्यादा, इसके एरिया ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई कि सरफेस एरिया, बिकॉज जो हमारा हीट लॉस है वो टोटली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं फिर हीट लॉस हो जाए, ठंड के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हीट लॉस ना हो। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तो पूछ ही रहा था मैं। हवा का दबाव, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा या कम? खुद से बताओ, सब लोग श्योर हो? जहाँ कहीं भी हवा का दबाव ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा या कम? हवा का दबाव ज़्यादा होने का मतलब होता है हवाएं ऊपर नहीं उठ रही हैं। हवाएं ऊपर नहीं उठ रही हैं तो जो भी जलवाष्प है ऊपर नहीं जा रहा है, तो नया जलवाष्प बनने का संभावना कम। ध्यान रहेगा, इसका मतलब 30 डिग्री के आसपास वाले इलाके में हाई प्रेशर, बारिश कम, इवेपोरेशन। ये क्लियर हो गया? अच्छा, हवा की गति, ऐसा क्यों? हवा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, ठीक है? ध्यान रखना, मान लो ये क्या है, एक वाटर बॉडी। अब यहाँ से एक हवा आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? एक आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और दोनों बिल्कुल ड्राई हैं, कौन ज़्यादा इवेपोरेट करेगा? कैसे? अब ये हवा जितनी क्षमता है उतना ही ऑपरेट कर सकता है, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा 1 घंटे मान लो, और दूसरे को क्षमता उतना ही है, पता नहीं कितनी हवाएं क्रॉस कर जाएंगे वहां से। तो ज़्यादा एयर कौन एवोपरेट करेगा? जहाँ पे सीधे शांत हो, हवा नहीं बह रही होगी, तो वो एवोपरेट कम करेगा ना। आपकी क्लास में मान लो कम बच्चे और ज़्यादा बच्चे, तो ना ज़्यादा नॉलेज का प्रसार कब होगा? तो जो स्लो विंड्स होती हैं तो अपना एब्जर्व करके वहीं पड़ी हुई हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। फास्ट होगा तो उससे ऑब्जर्व किया, निकल लिया, अगला फिर लगातार एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है। ये बात समझ में आ रही है? तो विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि लगातार इवेपोरेशन, वो भूखा हवा है ना, प्यासा हवा, प्यासी हवा लगातार क्रॉस कर रही है, तो पानी पीती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, लगातार इवेपोरेशन। स्पीड ज़्यादा होगा तो, अगर भूल जाओ तो यहाँ प्रोपोर्शनल लिख लो, बाद में कहोगे नहीं बताया। क्या करोगे यहाँ पे? हवा के दबाव में क्या होगा? इन्वर्स होगा कि इन्वर्स होगा ना? यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट। दबाव में ज़्यादा होगा तो प्रेशर हाई हो गया तो हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, हवा ऊपर उठेगी तो हवा का दबाव कम हो जाएगा, मतलब इवेपोरेशन बार बार होगा। क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल डायरेक्टली। सापेक्षिक आर्द्रता अगर ज़्यादा हो किसी क्षेत्र में, मान लो कि जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90 के आसपास है और कहीं पे 10 के आसपास है, कौन ज़्यादा इवेपोरेशन करेगा? 10 वाला, क्योंकि 90 वाले का 90% पेट भरा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा यहाँ पे? इनवर्स रिलेशन, ऐसे कर लो इसको। इसका बताना, उपलब्ध जल की मात्रा, डायरेक्ट तापमान, ये क्लियर इतना, और जल की संरचना। अच्छा, वनस्पति होगा तो नहीं होगा, पेड़ पौधे होंगे तो इवेपोरेशन जो होगा होगा, ट्रांसपिरेशन भी तो होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं थोड़ी सी हवाएं ठंडी होती हैं, नमी रहती है वहाँ पे, और जो बिल्कुल ड्राई है डेजर्ट रीजन वहाँ पे नमी नहीं होता, तो इवेपोरेशन ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ वनस्पति होगा। और लास्ट, जल की संरचना मीन्स कंपोजिशन ऑफ
वाटर। जैसे एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है सॉल्टी वाटर, किसमें इवोपरेशन ज़्यादा? अगर एरिया सेम हो तो, और टेम्परेचर सेम हो, एरिया सेम हो, ऐसे केसेस में किसमें इवोपरेशन ज़्यादा होगा? फ्रेश वाटर। ऐसा क्यों? सॉल्टी वाटर, सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है पानी को, प्लस में सॉल्ट एंड वाटर में एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। कोहेसिव लगता है सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में, और अपोजिट में डिफरेंट में क्या लगेगा? एडहेसिव। तो उसको छोड़ दो अभी समझने के लिए। जहाँ पे मान लो इम्प्योरिटी मिला दोगे तो उसका इवोपरेशन लेट से होगा, फ्रेश रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? का मतलब ये है कि इवोपरेशन फ्रॉम रिवर वर्सेस इवोपरेशन फ्रॉम ओशन, विच वन इज फास्टर? पर ये ध्यान रहेगा, नदी से जलवाष्प ज़्यादा तेजी से बनेगा, वो हवाएं पानी हल्का होता है इवोपरेशन, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा कम होता है, नमक की मात्रा कम होगा ना नदी जल में, इवोपरेशन क्या होगा? फास्ट। दूसरे में क्या होगा? स्लो, लगभग 5% होता है। ठीक है इतना? तो ये सारा क्लियर? यूपीएससी मेंस में कभी आ जाए तो लिख सकते हो, ये सब बातें बुक्स में जल्दी नहीं मिलेंगी, नॉर्मल बुक्स में। हाँ। हम्म। गर्म हवाएं हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। जो देखो ध्यान से, जो हवाएं उधर से आ रही हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे पेड़ लगाओगे तो मॉइस्चर रिलीज होगा वहाँ पे, और जब मॉइस्चर रिलीज होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा, और कंडेंसेशन, और बारिश। तो धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन को कम करने का तरीका है। इसीलिए कहा जाता है, देखा होगा अभी अभी तुमने सदगुरु का एक रैली देखा होगा, रैली फॉर रिवर्स देखा था पिछले साल, फिर रैली रैली फॉर सॉइल था, सॉइल कंजर्वेशन, दोनों पता होना चाहिए तुम्हें, उनको या तुम फॉलो करो या ना करो। रैली फॉर रिवर्स में क्या उन्होंने किया था, कई 1 करोड़ पेड़ लगाने की बात की गई थी। क्या मतलब हुआ इसका? पेड़ लगाओगे, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, रेनफॉल, और जितने साउथ इंडिया में नदियां हैं सब पेरेनियल हैं? नहीं, सब सीजनल हैं, रेनी सीजन की वजह से, और बारिश होगी नहीं तो पानी होगा नहीं। और इसीलिए साउदर्न इंडिया का जब पॉलिटिक्स पढ़ते हो, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उसमें देखते हो कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, तमिलनाडु मेनली, इंक्लूडिंग केरला, उनका पूरा पॉलिटिक्स इसी बात पे होती है कि मैं पानी दिलाऊंगा, मैं पानी दिलाऊंगा। सोचो यहाँ पे कितनी इश्यूज हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबे लाइन लगते हैं लोग पानी भरने के लिए, पीने वाला। अब ये समस्याएं कैसे हैं, क्या है, इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, बट समझ में आ रही है ना? कनेक्ट कर पा रहे हो? तो कंडेंसेशन, वाष्पीकरण होता क्या है? वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन, गैस से तरल में बदलना। कब बदलता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाता है? 100%। आपका दिमाग जब 100% नॉलेज गेन कर ले, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार, उसके बाद फर्दर पढ़ोगे समझ में आएगा। तो क्या बोलते हैं, नाउ योर ब्रेन गॉट सेचुरेटेड, आपका माइंड क्या हो गया? सेचुरेट हो गया। ठीक उसी तरीके से हवा का अपना एक क्षमता होगा वाटर को एब्जॉर्ब करने का, तो जब हवा अपने 100% जो क्षमता है उसके अनुसार एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे बोलेंगे सेचुरेटेड वाटर, संतृप्त। जैसे पूरा पेट भर के खाना खा लूँगा तो तृप्त हो गया मैं, वैसे हवा जब एब्जॉर्ब कर लेते कहते मैं संतृप्त हो गई। रहेगा ध्यान, संतृप्त, तृप्त, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो आप बताओ, सेचुरेटेड वर्सेस अनसेचुरेटेड, विच एयर विल एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर? कौन सा? ये बोल रहे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, मतलब जिसमें भी क्षमता बाकी है एब्जॉर्ब करने का। क्लियर इतना? तो कई बार आपको ऐसा बोल सकता है, देखो संतृप्त, संतृप्ति बिंदु मतलब वह टेम्परेचर जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन की जो पावर है, क्षमता है किसकी, वाटर बॉडीज एयर का, वो 100% हो जाए। व्हाट इज द सेचुरेशन पॉइंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन जनरल इन टर्म्स ऑफ टाइम? 45 to 55 मिनट। इससे ज़्यादा देर तक लगातार पढ़ोगे पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। और जब सेचुरेशन होता है तो रियल मायने में आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व।
कभी किसी के साथ हुआ है? का मतलब जिनको हुआ है उन्होंने वाकई ऐसा पढ़ाई किया है, जिसका नहीं हुआ है दे आर स्टिल वेटिंग कभी मेरे साथ भी हो। कितना पढ़ लो मैं, 45 to 50 मिनट्स, एंड दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड वाइड जो क्लासेस होती हैं लगभग 1 घंटे की होती हैं, बीच में फिर 5 मिनट गैप दिया जाता है। समझ में आ गया? अभी वो छुपा हुआ है आगे की स्लाइड में, तो वेट। डन यहाँ तक? किसी को कोई इशू इसमें? लॉस ऑफ इट, ये सारा क्लियर है ना? कोई बात, कोई ऐसे पॉइंट जो समझ में ना आया हो? नहीं, 100% नहीं पहुंचेगा वो, तो हवा ही रहेगा, बादल ही रहेगा, वो कंडेंस नहीं होगा। और एनी टाइम तुम देखोगे, जैसे कि ये भी जान लो, जनरली कोई हवा जब ऊपर की ओर जाता है एटमॉस्फेयर में, अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं, कितने दिन तक रह सकता है जो इवोपरेटेड है? मैक्सिमम इन जनरल 10 डेज। 10 डेज तक वो घूम सकता है ऊपर, बाकी क्या होगा, 10 दिन में वो पहुंच ही जाएगा कहाँ पे? बिल्कुल ऊपर वाले क्षेत्र में, और ऊपर जाएगा तो कंडेंस होगा ही होगा। जैसे तुम पढ़ाई करोगे और पूरी मेहनत करोगे और लक वाला फैक्टर छोड़ दो, तो एक समय आएगा कि तुम इस लेवल तक रेडी हो जाओ कि यूपीएससी एक बार क्या, 2 3 बार 5 बार निकाल लोगे, शर्ते कि एज एन अटेम्प्ट अलाउ हो। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन विच केसेस? 3 केसेस हैं, चलो बिना देखे बताओ, वो कौन से 3 कंडीशन है जहां पे कंडेंसेशन हो सकता है? संतृप्त हो जाए, मतलब ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए, मतलब उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, एक हो गया। और क्या तरीका है? वही हो गई बात, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए तो केस 1। केस 2, कोई भी एयर है जिसमें मॉइस्चर है, उसको कंडेंस होना है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? यस, उसका तापमान कम कर दिया जाए, क्षमता कम हो जाएगा, अपने आप वो 100 तक पहुंच जाएगा, कम करते जाओगे तो। ये क्लियर है? जैसे तुम्हारी, हेलो, तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है किसकी? यूपीएससी की, और बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, अचानक से कहा जाए कि कल कांस्टेबल का एग्जाम है, या 1 महीने बाद एग्जाम है, या 1 साल बाद एग्जाम है, तुम्हें देना है ना, हो तुम्हारे लिए कैसा होगा वो? पूरा तुम्हारा लेवल नीचे कर दिया गया, तुम्हें आता ऑलरेडी सब कुछ है, इट्स वेरी इजी फॉर यू। जो हवा गर्म है उसमें मान लिया कि 50% क्या है, मॉइस्चर है, और उसका टेम्परेचर सीधा आधा कर दो, तो कितना हो गया? 100%। अगेन, ये क्लियर हुआ दो तरीका। दूसरा तरीका क्या है? मॉइस्चर ऐड कर दो। तीन हुए कंडीशन, कौन कौन सा फिर से देखो, ये क्वेश्चन का आंसर करोगे तो फिर आराम से यूपीएससी का भी आंसर हो जाएगा। मैंने कहा पहला कंडीशन क्या बताया, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाए। दूसरा, करने का तरीका क्या है इसका? तो करने का तरीका दो हो सकता है, एक टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो एयर का, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, जितना ऑलरेडी है जो 90% या 80% होगा वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है हर किसी को? तो एक तो है टेम्परेचर कम कर दो, दूसरा मॉइस्चर इंक्रीज कर दो। तो इंक्रीज करने का तरीका बताओ, हाउ कैन यू इंक्रीज द मॉइस्चर इन अ पर्टिकुलर एयर पार्सल? गर्मी बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन क्षमता ही तो बढ़ जाएगी उसकी। इमेजिन, ये लैंड एरिया है, ये वाटर एरिया है, टेम्परेचर 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, लेकिन जब यहाँ पे पानी की मात्रा कम, अब ये हवाएं बह कर कहाँ आ जाएं? ओशन के ऊपर। टेम्परेचर सेम है, मॉइस्चर ज़्यादा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो? 100%। ये बात समझ में आई? तो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन सिंपली टेक दैट एयर टू इट्स ड्यू पॉइंट, टू इट्स ड्यू पॉइंट, संतृप्ति बिंदु के पास तुम ला सकते हो। दो तरीके से, या तो टेम्परेचर कम कर दो, या फिर उसमें मॉइस्चर की मात्रा बढ़ा दो। ये बात समझ में आई?
एक और तरीका है, बताओ, एक और तरीका बताओ इसका। वॉल्यूम को कम कर दोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम को कम करने से नहीं होगा, वॉल्यूम को बढ़ाने से होगा ना। कम करोगे तो गर्म हो जाएगा ना, कंप्रेस हो जाएगा तो, और गर्म होगा तो क्षमता और बढ़ जाएगी। तो आरएच की तरफ जा रहा है, उसके नीचे जा रहा है। वापस सोचो, कोई एयर पार्सल है, कंप्रेस करोगे तो गर्म हो जाएगा, उसका और क्षमता बढ़ जाएगा ना वो। ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। और एक्सपेंशन उसी एयर का होना चाहिए, और उसमें कोई अलग से टेम्परेचर आदान प्रदान ना हो, तो उसे क्या बोल देंगे? एडियाबेटिक। तो कह सकते हैं इसको एडियाबेटिक कूलिंग। कूलिंग कर दोगे तो क्या होगा? जैसे कि कोई यहाँ पे माउंटेन रीजन है, यहाँ पे एयर पार्सल आया, टकराया, वही सेम एयर पार्सल ये है, साइज मान लो, ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर और बड़ा होगा, और बड़ा, और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे ना भी जाए। सपोज इतना हाइट पे ना जाए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो, कम ही हाइट पे, बट वो फैल जाए बहुत दूरी तक, फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर? अब इतनी सी एयर में मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, इसी को तुमने पूरे घर में छोड़ दिया, टेम्परेचर तो कम होगा, लाजमी है। कम होगा तो क्षमताएं कम, पहुंच कहाँ जाएगी? ट्रिपल पॉइंट तक, मतलब ट्रिपल पॉइंट कह रहा हूँ, ड्यू पॉइंट तक। आरएच कितना? 100% इन बारिश हो जाएगा। तो वी आर हैविंग थ्री कंडीशंस थ्रू विच वी कैन कंडेंस अ पर्टिकुलर एयर पार्सल। ठीक है, तीनों नोट कर लो। हो गया? इसमें एक खास बात ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी एयर अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो कंडेंस होगा। क्या होगा? कब? ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद ही बनते हैं बादल। और बादल के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, किसी को हम फॉग कहेंगे, किसी को मिस्ट कहेंगे, किसी को स्मॉग भी बोल देंगे, किसी को हेज बोल सकते हैं, किसी को क्लाउड बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसलिए क्लाउड पे पहुंचने से पहले ये पढ़ना जरूरी था। ठीक है, कभी भी जब लो एटमॉस्फेयर सरफेस के करीब कोई बादल बनता है तो उसे हम बादल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उसे? फॉग बोल देते हैं, स्मॉग बोल देते हैं, मिस्ट बोल देते हैं। समझ में आ गई? जब वो अपर एटमॉस्फेयर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लाउड। चाहे वहां पे कोहरा कितना भी हो, उसका बोलेंगे हम बादल। डन? 4, 4 से 8, 8 से ऊपर। वेट करो, इसलिए कहा क्योंकि हमें बादल डिटेल में पढ़ना है। दो, मिडिल, कपासी, पढ़ेंगे सब डिटेल में। कपास की तरह होता है, कपास, कॉटन उल की तरह, कपास की तरह। उसमें अगर डार्कनेस होगा तो कराएगा, ऐसे नहीं। क्यूमुलस नहीं, क्यूमुलो निम्बस, जब निम्बस उसमें ऐड हो जाए तो। नहीं तो ऐसे तो देखो कितने सारे बादल, देखो कि नहीं? कैसे बादल? ऐसा समथिंग लाइक दिस। क्या बादल, बारिश होती है? कल की क्लास के बाद आप अगले 10 दिनों तक रोज जब बाहर जाओगे क्लास के बाहर, तो ऊपर देखना बादल, और देख के बताना ये कौन सा क्लाउड है। तो आते वक्त देख लेना। मेरी क्लास में आने से पहले एक बार बादल देख के आना, पूछूंगा कल मैं। बीच क्लास में चलेंगे सब बाहर, बादल देख के एक एक बताएगा, वहाँ पे कौन सी बादल, वहाँ पे कौन सा बादल, फिर कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं बन सकता है? हमारी आंखें तो दूर देख सकते हैं ना, इस क्षेत्र में कोई और, इस क्षेत्र में कोई और, ऊंचाई के आधार पे, शेप के आधार पे।
कलर के आधार पे। अभी मतलब नाइट की बात कर रहे हो या अभी मौसम की? कल डिस्कस करना। सारे मिलेंगे। कहीं पे लोअर बादल दिखते हैं ना, कहीं पे बिल्कुल क्लीन दिखता है एकदम ऊंचा पे, वो कौन सा होगा? सीरस। दिखेगा नहीं? दिखेगा, सीरस दिखेगा, क्यूमुलस दिखेगा, स्ट्रेटस दिखेगा। ऑल क्लाउड्स यू कैन सी ऑल टुगेदर। कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। डन हो गया इतना? तो जब वो कंडेंसेशन हो जाएगा तो इसमें से कोई एक रूप में आ जाएगा, या तो ओस या पाला या कोहरा या बादल। ठीक है। धुंध भी हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हो कहीं कोना देके कॉमा धुंध। अब प्रॉब्लम क्या है हिंदी मीडियम में? धुंध किसको? फॉग को भी। धुंध किसको? मिस्ट को भी। धुंध किसका? हेज को भी। बट इसीलिए कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए लिखने को धुंध एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखने इंग्लिश वाला पढ़ लेना क्यों पूछ क्या रहा है। क्योंकि कई बार मैंने क्या बोला, हेज को भी धुंध बोल देते हैं, फॉग को भी बोल देते हैं धुंध, हेज को भी, मिस्ट को भी। तो कंफ्यूजन नहीं होना, इंग्लिश देख लेना साथ साथ में। हो गया इतना? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस केस में बनेगा ओस, किस केस में पाला, किस केस में कोहरा, किस केस में बादल, किस केस में धुंध। कैन यू एक्सप्लेन नाउ हाउ दीज आर फॉर्म्ड? कोहरा कब बनेगा, मिस्ट कब बनेगा, एंड सो ऑन। हाँ, तो कोहरा बनेगा। और वहां पे मिस्ट नहीं बनेगा, फॉग नहीं बनेगा, हेज नहीं बनेगा। धुंध तो वहां पे होगा, लेकिन अब उसमें मॉइस्चर की मात्रा कितनी है, डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, स्मोक है कि नहीं है, ये सब बातें डिसाइड करेंगी। नाउ फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। क्या बोला मैंने? फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, वो तो इंपॉर्टेंस मैंने रिमार्क्स दिया। जैसे द टेम्परेचर एट विच द ड्यू पॉइंट इज रीच्ड कैन बी कॉल्ड एज, कैन बी यूज्ड एज टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। जैसे कुछ केसेस में ड्यू पॉइंट तक पहुंचेंगे वो जीरो से ऊपर होगा, जीरो से ऊपर 1 2 3 4 5 डिग्री पे पहुंच सकता है क्या? क्या पहुंच सकता है? ड्यू पॉइंट। और किसी किसी केस में -1 2 3 4 5 -10 -30 वहां पहुंच सकता है। जब माइनस में ड्यू पॉइंट पहुंचेगा तो जो गैस होगा वो सीधा आइस बन जाएगा, और प्लस में पहुंचेगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? का मतलब कि हमें गैस से सीधा सॉलिड, सॉलिड से गैस, नेट गैस से लिक्विड, ये भी पढ़ना चाहिए। अगला वही पढ़ लेंगे। ये हो गया सबका। देखो 3 केसेस, 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, व्हेन द ड्यू पॉइंट फॉल्स बिलो फ्रीजिंग, जब 0 डिग्री से कम होने के बाद में अगर सेचुरेशन तक पहुंचता है एयर, या आर एच उसका कितना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, जीरो के नीचे जा करके, तो क्या बनेगा, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। तो सॉलिड के डिफरेंट फॉर्म्स का नाम बताओ। फ्रोस्ट, स्नो, हेल, राइट और रॉन्ग? स्लिट, क्या बताया मैंने? स्लिट, स्नो, हेल, फ्रोस्ट। ये सब कब बनेंगे? जब बिलो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट हो, ड्यू पॉइंट हो। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, ड्यू पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु उसका कितना होना चाहिए, जीरो से कम। तो सॉलिड बनेगा, सीधा क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म में। और जीरो से ऊपर होगा तो लिक्विड। अब लिक्विड भी अलग अलग होता है, जैसे ड्यू, ड्यू के बाद हाँ, हाँ चलो ये भी हो सकता है, फॉग, स्मॉग, हेज, मिस्ट, और क्या हो सकता है, ड्रिजल, और क्या हो सकता है, रेनफॉल, और क्या हो सकता है, विराज। जानते हो? मैं बताऊंगा। और क्या हो सकता है? तो ऑन विल कम ऑन, प्रेसिपिटेशन में हो अभी नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है सर्टेन क्लाउड्स। अब जैसे कि अब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि आइस क्रिस्टल वाला क्लाउड होगा। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो सीरस, CIRRUS, सीरस। सीरस क्लाउड ही बनता है, बट कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे हम अभी। धुआंसा, धुआंसा क्या होता है, धुआंसा? फॉग। और धुआंरा क्या होता है?
पढ़ाया था हमने वोल्केनिज्म में, भूल गए? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। धुआं रहा, वोल्केनिज्म बताया था जहाँ पे सिर्फ धुआं निकलता हो। फ्यूमरॉल्स, भूल गए? मड पॉट, फ्यूमरॉल्स, हॉट स्प्रिंग एंड गीजर, ये चार जियोथर्मल हमारा पढ़ा था हमने। भूलो मैं नहीं, जल्दी रिवाइज करते रहो। वाइज लोग रिवाइज करते हैं, हो कि नहीं? नहीं भी हो तो बनना है कि नहीं? तो लिखते ही नहीं कॉपी में, घर पे भी। तो वो वाइज नहीं होंगे, सुपरवाइज कर रहे होंगे लेबर्स को, या फिर लेबर बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई। देखा है 10वीं? 10वीं पास, 10वीं मूवी, 10वीं। हमारे कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, इन ऑर्डर टू बिकम पार्लियामेंटेरियन। नहीं है? कैन यू जस्टिफाई कि नहीं होना चाहिए? कैन यू जस्टिफाई कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ तो बात होगी ना जो नहीं रखा गया है। सिर्फ एलिट क्लास के लोग, सिर्फ वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हों, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा। इट्स काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और नॉट? टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी है कि जो काम आपका घर में खेतों का काम हो, मार्केट का काम हो, आप पढ़े लिखा इस तरीके हो, आप उनसे बेहतर कर लोगे मॉम डैड से? Your degree with this kind of knowledge cannot reflect your true potential. Without degree you can do a lot of things. But इसी बात की आड़ में क्रिमिनल्स पहुंच जा रहे हैं कहाँ? कहीं बीच का रास्ता होना चाहिए। जैसे कि शुरू हो चुका है कहाँ पे? राजस्थान में। कौन सा चुनाव? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती चुनाव में 8वीं पास होना, कम से कम 8वीं तक तो पहुंचे। तुम में से सब लड़ सकते हो चुनाव? लड़ सकते हो? तुम्हारी एज हो चुकी है? 21 चाहिए? सारे 21 हो? चुनाव लड़ो फिर। हो गए, आई थिंक 2-3 साल हो गए। दिल्ली में लड़ सकते हो नहीं पंचायती राज चुनाव? होता ही नहीं, यहाँ पे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पॉलिटी में ठीक से पढ़ लेना का इलेक्शन, क्योंकि दो वजहों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, और दूसरा, चंडीगढ़। दोनों ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई हैं सेकंड वाले केस में। तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उसमें दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाइड और एप्लीकेबल ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। ये क्या हो रहा है? आइस से सीधा गैस, कौन सा होता है ये? किस केस में होता है? कपूर के केस में होता है? अरे जैसे पहाड़ों पे जाओगे बहुत ऊंचे पे, जैसे कि एग्जांपल लो, हम लोग कहते हैं कि 3600 मीटर, कितना? 3.6 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 0 डिग्री से कम हो जाएगा टेम्परेचर। इसका मतलब कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? आइस क्रिस्टल्स। अब वहाँ पे आइस को वाटर में कन्वर्ट तो होगा नहीं, माइनस में टेम्परेचर है। तो अगर वहाँ से कन्वर्जन हुआ भी तो किस में होगा? सीधा गैस में। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, लिक्विड नहीं बना। तो कोई एग्जांपल दो सॉलिड से गैस बनने का। कपूर। और कोई एग्जांपल? कौन सा? कुछ होमवर्क कर लो, ऐसे पदार्थों का, ऐसे चीज़ों का जो तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है? दूसरा, अगर स्टीम से सीधा बन जाए तो आइस हो सकता है? स्टीम से सीधा आइस बन जाए वो, मतलब सॉलिड बन जाए, नो इन बिटवीन लिक्विड।
जैसे मान लो ट्रोपोपॉज के पास कोई एयर है, जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से बहुत ऊंचाई तक उठ गया वो। अब वहाँ जब वो क्लाउड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ क्या वो रेन ड्रॉपलेट बनेंगे? क्या बनेगा? आइस। सीधा जलवाष्प क्या बन जाएगा? आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल से बनने वाले क्लाउड को बोलते हैं सीरस क्लाउड। समझ में आया? ये सब कहाँ होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि घर पे आप कपूर जलाते हो। वो एग्जाम्पल हो गया। अगला ये तो पता होगा ना, आइस मेल्ट होके क्या बनेगा? वाटर। एवोपरेट हो क्या होगा? स्टीम। स्टीम कंडेंस होके वाटर, वाटर सॉलिडिफाई होकर के, इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, इसको मेल्टिंग। वहां पे टेम्परेचर कम है इसलिए क्रिस्टल बनेगा। गैस से सीधा, जैसे तुम लोग सॉलिड हो, एक इतनी जबरदस्त एनर्जी तुम्हारे ऊपर रिलीज किया जाए कि तुम मेल्ट हुए बगैर सीधा क्या बन जाओ? बर्फ। वाष्प। बर्फ तो पहले से हो सॉलिड। ये द्रव लिखा हुआ है, रख नहीं। क्या हुआ? एनर्जी, मास, if the mass directly converted into energy in gaseous form, if there is very high intensity energy applied on your body, जैसे इतनी तेज आग मानव बॉडी को जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड बनता है? तो क्या होता है? गैस बन गया। मैं पूछना क्या था? और कोई ऐसा लिक्विड जिसको तुम गर्म करोगे तो सॉलिड बन जाएगा? एग। अंडे को तुम, लिक्विड होता है, अगर कोई भी लिक्विड को तुम गर्म करोगे तो क्या बनेगा? वो गैस होता है जनरली। ये क्या बन जाता है? कोई बताओ एग्जांपल तुम लोग रियल लाइफ में। लिक्विड से क्या बनना है? सॉलिड। बताओ। लिक्विड से सॉलिड बनने का, जैसे अलकतरा को देखा है, लिक्विड है, जब जलाते हैं तो क्या बन जाता है? चारकोल, जो जिससे रोड बनता है, क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझा। तारकोल बोलते हैं, अलकतरा बोलते हैं, और क्या बोला? डामर। चलो इंडस्ट्री देखूं क्या आते हैं देख के। नाउ टेल मी, दिस इज योर टेम्परेचर। ऊपर बढ़ रहा है टेम्परेचर, और इस तरफ हीट एडेड। अगर देखो हीट ऐड करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। मान लो पहले पानी है, इसमें ले लिया हमने पानी, गर्म करना शुरू किया, जैसे से हीट देते जाओगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा? किसी भी वाटर का, जनरल नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100। 100 के बाद फर्दर अगर इसमें आग सप्लाई करोगे तो वो क्या, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर से मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें पानी है, हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया, तो हीट सप्लाई करते जाओ, ये गर्म होता जाएगा। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, अगर फर्दर जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ खर्च हो रहा है? इसको वाष्प बनाने में, कन्वर्ट करने में। टेम्परेचर कितना होगा? 100 ही। तो जो तुमने एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे दिया था 100 के बाद वाला, वो कहाँ गया? उससे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। टेम्परेचर बढ़ा नहीं, टेम्परेचर कितना रहा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा। अब बात समझ में आ गई? हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा। एक समय के बाद, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, हीट बढ़ाना शुरू किया तुमने, ये गर्म होना शुरू हुआ। मान लो अगर पानी है ये, तो यहाँ पे कितना होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो क्या हो रहा है? इस पानी को
गैस में वाष्प में कन्वर्ट करने में खर्च हो रहा है और टेम्परेचर कितना है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हीट है ये कौन सा हो गया, वो उष्मा। इतनी बात समझ में आई। और यही रहता है हर जगह, जैसे कि वाष्प, पानी गर्म पानी में हाथ डाल दो और जो बिल्कुल वाष्प निकल रहा था वहां हाथ डाल दो, कौन ज़्यादा जलेगा, वाष्प में, क्योंकि वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एडेड है। ये बात समझ में आ गई, सबको आ गई, ये डायग्राम समझ में आया। फर्दर अगर तुम हीट करोगे तो वो गैस जो फर्दर हीट कर रहे होगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक समय के बाद क्या होगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विड बना है, सॉलिड था मान लो, सॉलिड से क्या बना लिक्विड, लिक्विड से क्या बना गैस। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जहाँ पे ये वाली पॉइंट दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसके बावजूद भी कि हीट सप्लाई हम कर रहे हैं इतना हीट, तो वो क्या हो गया लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा के रूप में मौजूद है। इतनी बात समझ में आई, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी आगे। क्या है लेटेंट हीट, ध्यान से देखो, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। क्या लिखा, ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अगर पानी है उसको तुम ठंडा करोगे, ठंडा करोगे, ठंडा करते करते जीरो तक आएगा ठंडा होकर पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम, और उसके बाद पानी का टेम्परेचर जीरो से कम नहीं होगा। अब वो फर्दर अगर हीट उसमें से निकाल रहे होगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट होगा, और जब आइस में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तब तक का टेम्परेचर कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। तुम मेरी क्लास में रहो, दूसरी क्लास के बाहर निकाल दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई पानी है, वाटर बॉडी है, उसको तुम टेम्परेचर मान लो अभी है 100 डिग्री सेल्सियस, उसे हीट उसमें निकालते जाओ, निकालते जाओ, टेम्परेचर कम होता जाएगा, मैक्सिमम कितना कम होगा, जीरो तक, जीरो के बाद टेम्परेचर कम नहीं होगा, और फर्दर उसमें से हीट निकालोगे बाहर तो वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक पूरा आइस में कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर जीरो का जीरो बना रहेगा, लेकिन जो बाहर हीट निकल रहा था वो कौन सा हो गया, गुप्त उष्मा। इतनी बात समझ में आई, दोनों हमने करके देख लिया। अगर आइस है, गर्म करना शुरू करो, उसमें हीट एनर्जी दो, धीरे धीरे टेम्परेचर कहाँ जाएगा, जीरो के पास, मान लो -30 पे हो, तो करते करते कहाँ बढ़ेगा टेम्परेचर, जीरो तक आएगा, देते जाओ हीट एनर्जी, जीरो तक आया। यहाँ से फिर से देख लो, मान लो ये आइस है, यहाँ पे आइस है, मान लो -30 पे, इस पे हीट देना हमने शुरू किया, तो हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, कहाँ तक, जीरो तक, जीरो के बाद अब कन्वर्ट किस में होगा, ये लिक्विड में। तो लिक्विड जब तक कन्वर्ट ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, तब तक ये पूरा उष्मा क्या हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक जीरो ही था, लेकिन ये उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो गया किस में, उसको पानी में कन्वर्ट करने में। ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ क्या, क्या वेपोराइजेशन, या उसको डीफ्रीजिंग कह दो, ठीक है। इसके बाद अब फर्दर गर्म करोगे तो पानी का टेम्परेचर अब जीरो से ऊपर हो सकता है, कहाँ तक, 100 तक, 100 के बाद फर्दर हीट सप्लाई करोगे, अब वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू, जब तक पूरा पानी गैस में कन्वर्ट ना हो जाएगा वो पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100। तो उससे जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई किया था सब क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बात समझ में आ गई, क्या हुआ, मैं समझा नहीं। पानी है, 1 लीटर है, बर्तन तुम्हारा है, तुमने गर्म करना शुरू किया, करते करते 1 लीटर पानी एवोपरेट हो गया, तुम कह रहे हो कि फिर भी आग लगाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होगा, ये पूछ रहे हो, बर्तन जल जाएगा, हो सकता है पिघल जाए बर्तन ही, फिर उसका वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आया। अगर समझना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये जीरो, ये समझने के लिए, बढ़ो आगे। तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर, ध्यान रहा, समझ में आया। जैसे आप लोगों का अर्निंग की बात करूं मैं, तो जब आइस तैयारी शुरू कर दिया और कोई जॉब नहीं कर रहे हो, अर्निंग, लेकिन अर्निंग की पोटेंशियल बढ़ती जा रही है कि नहीं, आइस बने सीधा 200 करोड़ पर मंथ,
तो 50-60 करोड़। नहीं, मैंने उसमें लेटेंट हीट जोड़ लिया था। नहीं समझा? लेटेंट हीट जोड़ लिया था मतलब द इनकम दैट यू अर्न थ्रू प्रॉपर अर्निंग। वेट करो, जब तुम अभी एज एन एस्पिरेंट एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट से आईएएस बनोगे, तुम्हारा एक तरह से फेस चेंज हुआ कि नहीं, स्टूडेंट लाइफ टू जॉब लाइफ। ध्यान रखना, जब तक तुम स्टूडेंट हो, हिट सप्लाई हो रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा है, वो सब तुम्हारा अचानक से कब महसूस होगा? बनने के बाद। जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहोगे, जितना ज़्यादा ध्यान रहेगा, उतना आसानी से या तो खुद करप्शन करोगे या करप्ट लोगों को पकड़ोगे। ओवरऑल इनकम बढ़ेगा, सरकार का या तुम्हारा। ध्यान रखना। डन डेफिनेशन। हाउ अबाउट एग्जाम्पल? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। सारे केस में क्या होगा? मतलब कि मेल्टिंग करोगे तो सॉलिड से लिक्विड होगा, वाटर बॉइलिंग करोगे तो वाटर लिक्विड से गैस होगा, और यदि कंडेंस करोगे गैस से तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जहाँ कहीं भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ध्यान रखो वहाँ पे ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि कुछ लॉज होते हैं, मुश्किल से ऐसे 85 लॉ हैं जिसको तुम समझ जाओ तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। इसमें से एक लॉ ये कहता है कि जब कभी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। फिर से, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, जब कभी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो वहाँ पे टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, न बढ़ता है न घटता है। ये बात ध्यान रहेगा। इसी फॉर्मूला फिलोसफी के बेस पे, रूल के बेस पे, या जो तुम मान रहे हो इसको सिद्धांत के बेस पे, क्या हो रहा है? टेम्परेचर यहाँ पे रिमेंस कांस्टेंट। आइस से क्या बना? लिक्विड कंप्लीट बन गया, लेकिन क्या था यहाँ से यहाँ तक? टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। जब ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता गया 100 तक पहुंचा, 100 के बाद जब गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा ये, तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। डन। ये ध्यान रखना, तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा होगा इनडायरेक्टली। अब तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा, तुम सॉलिड से लिक्विड गैस थोड़ी हो गए, स्टेट चेंज की बात कर रहा था मैं। तुम्हारा इनकम रिमेंस कांस्टेंट एज लॉन्ग एज यू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। सीरियसली। हो गया मेल्टिंग सब एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंस क्या है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है कि नहीं? बादलों को बड़ा बनाने छोटा बनाने में हेल्प करता है कि नहीं? ऊपर ले जाने में। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, बादल फटने वाला क्लाउड कौन बनाएगा? यही बनाता है। और क्या है? एनर्जी स्टोरेज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वेदर पैटर्न्स एवरीवेयर इट इज यूज्ड। जूल पर या फिर कैलोरी पर? तो तुमसे पूछ दूं, मान लो 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर को जो तुम आइस में कन्वर्ट करोगे, आप बताना, 1 ग्राम पानी को आइस में कन्वर्ट करोगे तो हीट निकालना पड़ेगा कि उसमें हीट डालना पड़ेगा? पानी है, उसमें हीट सप्लाई करोगे तो बर्फ बन जाएगा। हाँ, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई भी मान लो पानी है, उसको तुम्हें आइस में कन्वर्ट करना है, तो पानी की ऊर्जा ज़्यादा है या कम? अगर उसमें और ऊर्जा दोगे तो गैस बन जाएगा ना वो। उसमें से ऊर्जा निकालोगे तो क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये है कि कितना ऊर्जा निकालना पड़ेगा? कोई आइडिया है? कितना? 80 कैलोरी। याद रखना कितना? 80 कैलोरीज। चलो आगे दिया हुआ है, पहले हिंदी में लिख लो। ध्यान से, हिंदी में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, पढ़ो उसको, समझो और आगे बढ़ो। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने लगता है, एक विशेष ताप पर पहुंचने पर ताप स्थिर हो जाता है, मतलब ताप नहीं बढ़ेगा, और क्या होगा? वो ठोस गलना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद स्पष्ट है कि जब ठोस गल रहा होता है तो उस समय ठोस को दी गई उष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती, बल्कि उसका अवस्था परिवर्तन करने लग जाता है गलाने में। और जो वो उष्मा लगा उसे क्या बोलते हैं? खूब तरीके से समझ में आ गया? थोड़ा बताना। इसी प्रकार जब किसी द्रव को गर्म करते हैं हम लोग, तो एक समय के बाद द्रव का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो वो रुक जाता है और द्रव्य जो है गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जितना समय लगा, जितने समय तक तुमने हीट सप्लाई किया, वो सब क्या हो गया? गुप्त
उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट बोल दोगे। अगला क्वेश्चन आप गेस करके बताना। मान लो कि 1 ग्राम पानी है, उसको तुमको आइस में कन्वर्ट करना है? और उसी 1 ग्राम पानी को, जो 1 ग्राम छोड़ दो, 1 किलो, 1 केजी वाटर है, उसको तुम्हें आइस में कन्वर्ट करना है। तो जो उसमें अमाउंट ऑफ हीट निकालोगे वो सेम होगा क्या 1 किलो बर्फ को, मतलब सेम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करोगे तो कितना उसमें से उसमें निकलेगा? एग्जैक्टली सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब 80 कैलोरी लगा था, अगर निकाला था आपने जमाने के लिए, तो 80 कैलोरी देना पड़ेगा पानी में कन्वर्ट करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? तो केस 1 हो गया। केस 2 लेता हूं मैं, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग है। कभी पीएससी में क्वेश्चन पूछे तुम इंटरव्यू में तो आंसर कर सकना। अगर पानी है वही 1 किलोग्राम, उसको तुम्हें गैस में कन्वर्ट करना है, उसमें उष्मा देना पड़ेगा कि नहीं? मान लो 100 डिग्री पे ऑलरेडी है, उसके बाद में तुम कितना उष्मा दोगे कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा? और वाष्प को वापस पानी में कन्वर्ट करने में उतना ही एनर्जी खर्च होगा। दोनों ध्यान रखना है। कितना होता है? 540। अभी फैक्ट है, आगे बताता हूँ। देख कौन सा, हाँ बिल्कुल मेथड है। एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। पढ़ना है तो कहो, तो आगे पढ़े थे। जीरो अर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में था ये हमारा, मैं पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। जिन्हें पढ़ना है तुम्हें? एप्लीकेशन तो बहुत है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो सबको ज्योग्राफी क्लास पढ़ा जाए। हो गया सबका? वेट करो, वेट करो, आगे है लिखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ वेट करो। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। डन, पढ़ लो। कितना होता है इसमें? 80 कैलोरी पर किलोग्राम। इसका मतलब ही लिखा हुआ है इसमें, देखो ध्यान से, इसका अर्थ है 1 किलोग्राम पानी को अगर आइस में कन्वर्ट करोगे तो 80 कैलोरी ऊर्जा निकालना पड़ेगा, और उसे अगर उसी को वापस पानी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसमें 80 कैलोरी एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? Done। ये सब फैक्ट आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई हैं, बट ये समझने के लिए जरूरी था ना। रोज पानी यूज करते हो, आई डोंट नो। तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे 4 डिग्री, पूछ नहीं रहे थे, तुम बता रहे थे ना, बकवास रीजन है वो। 4 डिग्री कॉन्सेप्ट ये है कि जो वाटर बॉडी होता है, वाटर होता है, उसका मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होता है? कितने पता? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यही वजह है कि जो समुद्र या कोई भी ओशन या लेक है, उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जाओगे, गहराई वाले पॉइंट पे, वहाँ पे जो पानी होगा सबसे दबाव में होगा, हाईएस्ट डेंसिटी वहीं पे होगा उसका। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए थेम्स रिवर देखा होगा, ऐसे कई सारे रिवर देखा होगा, ऊपर से जम गया, नीचे क्या है? पानी है। ऊपर तुम क्रिकेट फुटबॉल खेलो, नीचे क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 पे नहीं जमेगा ना, जमने के लिए 0 से कम होना चाहिए। तो सरफेस का टेम्परेचर 0 से कम, तो वहाँ पे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा। इसीलिए एक्वेटिक लाइफ बचे हुए रह जाते हैं, अदरवाइज ऐसा ना होता। वाटर का यूनिक प्रॉपर्टी, तो निपट जाते हर साल, नए जीव, जलीय जीव आते और निपट जाते बेचारे। क्या बोल रहे हो? साफ क्वेश्चन पूछो, समझ नहीं आया। सबसे गहराई वाले में जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास होगा। अगर ऊपर जितना माइनस होगा तो उससे जब नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
बढ़ते बढ़ते 4 तक पहुंचेगा। 4 पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे होगा, सबसे नीचे वाला पार्ट पे होगा हाईएस्ट डेंसिटी। वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 4 होगा, और इसीलिए जलीय जीव वहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। माइनस में भी नहीं है, बर्फ भी नहीं बना, 4 है, बरकरार है। उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे तुम कहोगे कि आयरन सर 700-800 डिग्री पे क्यों गलता है और एल्यूमिनियम पहले क्यों गल जाता है, प्रॉपर्टी है। गोल्ड है, क्या क्या क्या, कैसे पानी सेम होगा, कहाँ जमा होता है, नीचे। हाँ तो ऊपर का टेम्परेचर कम है, सरफेस का टेम्परेचर कम है, नीचे जाओगे तो, जैसे नीचे जाओगे तो वाटर क्या डेंस होता जाएगा, और मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका कोई क्वेश्चन नहीं है कि लोहा सर इतने पे की पिघलता है, सोना इतने, अलग अलग मटेरियल है, अलग क्रिस्टल है, उनका फॉर्मेशन इस तरह से है, दैट्स वाई वो गर्म है। बकवास, ऐसा होता तो फिर हर जगह ऐसा होता। हाँ बिल्कुल उदाहरण है, 4 डिग्री नहीं है, कुछ और है, बताऊंगा मैं, आगे आएगा, लेक वॉन, डेड सी, ये सब एक साथ आएगा। क्या, सैलिनिटी केस में आएगा। हाँ बिल्कुल। नाउ कितना होता है, 540 कैलोरी पर किलोग्राम, किसी किसी बुक में मिलेगा 539, 339, बट आप याद रखो लगभग 540 कैलोरीज लगते हैं क्या, पानी को वाष्प बनाने में। और वाष्प पे पानी बनाने में कितना निकलेगा उष्मा, इसका मतलब कि बादलों में जहाँ पे वाष्प कन्वर्ट हो रहा होगा किस में, बादल में, तो वहाँ पे उष्मा निकल रहा होगा। पर किलोग्राम कितना निकलता है, और तुम दिल से बताना कितने किलोग्राम है ऊपर, कई 1 लाख करोड़ टन। That's why this is how the temperature is maintained in our atmosphere. समझ में आ रहा है कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ सिर्फ, सॉरी क्या बोल रहे हो, कितना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिसर्च करके आना, बताना मुझे, मत जानो, जानोगे तो केसी निकालने में दिक्कत आएगी। वो पूछ रहा है कि आसमान में कितना किलोग्राम पानी है, वाष्प है, जरूर तुम्हें लग रहा है, वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बाल कितने हैं, नंबर ऑफ काउंट करके बताओ। तुम्हें इंटरेस्ट है जाके आइडेंटिटी कर लो, अलग अलग होगा ना हर जगह, पोल के ऊपर बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, अलग अलग एरिया में अलग अलग होगा। और तुम पूरे पृथ्वी काउंट करना चाहते हो तो जाके डेटा पढ़ लो नासा का, कितना पानी है और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे लाइफ में, नहीं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं डस्टबिन बनाना अपने माइंड को, ऐसे इन्फॉर्मेशन रखो जो किसी काम का, और वैसे भी इन्फॉर्मेशन कमी है क्या यूपीएससी के लिए, डोंट मेक योर सेल्फ अ डस्टबिन, ऑलवेज कीप द कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। याद रखना यूपीएससी में क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे आसान तरीका है जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो 100% पढ़ना है। इसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी अपने आप में 6 to 12 काफ़ी है सिलेबस, और कुछ छूना भी नहीं है, यही पढ़ना है। मैं कोई और सब्जेक्ट पूछना हो मेरे से पूछना, बता दूंगा मैं क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। इसका हर सब्जेक्ट का, चलो फिर 4-5 घंटे क्लास लेते हैं एक बार। हैव पेशेंस, हो गया, कितना गुप्त उसमें लोगे तुम, जो तुम्हारा इनकम होता है इंडिया में लीगल वे में, दूसरा भी लीगल भी हो सकता है, इलीगल हो सकता है, इंसेंटिव क्या होता है, वो लीगल ही है, बट वो एक्स्ट्रा इनकम है, दैट मोटिवेट्स यू द मोस्ट, राइट और रॉन्ग। ये इंडियन माइंडसेट है, जितना भी कमाते हो तुम उसके हिसाब से दिनचर्या बना लेते हो, उसके ऊपर से कुछ भी आता है बड़ा अच्छा फील करते हो।
कुछ भी एक्स्ट्रा चला जाता है किसी मंथ, बुरा फील करते हो, तो गुप्त उष्मा का सोर्स ढूंढ के रखो, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, लाइक इंसेंटिव लो, प्रमोशन लो, है ना, इंसेंटिव्स, प्रमोशन, नॉट थ्रू करप्शन. No, you cannot do side business on your own name because it will act as a conflict of interest. आईएएस ऑफिसर हो, अपने नाम पे नहीं कर सकते हो. हाँ, मेरे नाम पे कर सकते हो. I'll support you. Because the day you will be an IAS officer of a particular district, तुम्हें पहले से पता हो कहाँ हॉस्पिटल बनना है, कहाँ रोड बनना है. बस कुछ नहीं करना, मुझे बता देना कि सर देखो वहाँ पे रोड बनने वाला है, नेशनल हाईवे, मैं पहले ही ज़मीन खरीद लूँगा. कई सारे तरीके होते हैं पैसे का. एक बार तुम बन जाओगे तो बिना इलीगल काम किए तुम करोड़ों हज़ारों कमा सकते हो, लाखों करोड़ रुपए, बशर्ते कि मैंने कहाँ कहा कि ये काम सही है. सही काम भी तो कर सकते हो. एग्जाम्पल दूँ? इकोनॉमी क्लास नहीं पढ़ा रहा इसलिए नहीं दूंगा. इकोनॉमी तुम पढ़ते इसीलिए हो ना, कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े. कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हें मैं एक्स्ट्रा वैसे ही थोड़ा बहुत बता दूँ. नहीं, इकोनॉमी तो नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ा रखा है 2 बैच ऑलरेडी, बट मेरे को क्या क्या पढ़ाया जाए. कौन सा? जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, एग्जैक्टली वैसा ही इकोनॉमी है. उसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, सब समझने वाला है. ये हो गया. पहले सॉलिड को लिक्विड बनाओ, फिर बन गया इंग्लिश 80 कैलोरीज पर ग्राम और 540 कैलोरीज पर ग्राम. तुम पीछे वाले में पर केजी लिखा था क्या हिंदी में? नहीं, पर ग्राम कर लो, नॉट किलोग्राम. इतना कहाँ कम होगा ऊर्जा. तो जूल में नहीं, कैलोरीज की बात कर रहा हूँ मैं, पर ग्राम. 1 किलो में तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना. अब तुम एक केला खाते हो, उसमें कितना ऊर्जा होता है? अप्रॉक्स 105. एक अंडे में 90. 90 एक एग, एक अंडे में. अब ये मत पूछना कि सर कौन से अंडे में, मुर्गी का कि बत्तख का. एक गिलास दूध में, एक गिलास मिल्क में कितने प्रोटीन चाहिए? कितना? मतलब जितने किलोग्राम के आप हो, अप्रॉक्स उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 कम भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं चाहिए. और कौन से सोर्स लेने चाहिए? दो ही हैं, एक वेज दूसरा नॉन वेज. बेहतर है कॉम्बिनेशन. ये बायो क्लास नहीं चल रही है ना. बताया था ना 3 तरीके से हो सकते हैं. एक था एडियाबेटिक कूलिंग और एडियाबेटिक हीटिंग. तो अगर मान लो कोई भी नीचे गैस है, जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो फैलेगा, वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर अपने आप डिक्रीज होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा, उसी एयर मास में है, उसी पार्सल में है, बाहर नहीं जा रहा. मीन्स नो हीट एक्सचेंज. उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे गर्म था, यहाँ ठंडा हो गया फैलने की वजह से, इसे क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक कूलिंग. ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा? ये पहुँच जाएगा अपने RS 100% पे, ड्यू पॉइंट पे. दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोड्यूसिंग कंडेंसेशन, कई तरीका हो सकता है. ऊपर आसमान में जाए, हीट रिलीज कर दे. दूसरा, ऊपर जाके फैल जाए. फैलने वाला केस हमेशा याद रखना पहाड़ी इलाके में होता है. एयर आया, टकराया और वहीं पे ऊपर उठा और ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वहीं वो फैल गया, ऐसा होता है. और फैल जाने से वहाँ क्लाउड देखते हो, कंडेंसेशन. तो फिर गाना गाते हो आज मैं ऊपर, रियल में कभी फील भी करो, एग्जाम निकाल के. हो गया. ये क्या हो रहा है देखो तो, ये एयर पार्सल है एक. टेम्परेचर कितना है? थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो फैल गया, कोई इसका हीट रिलीज नहीं हुआ एटमॉस्फेयर में. थोड़ा और ऊपर गया तो
तो जो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन पावर था, यहाँ पे एकदम हो सकता है कि यहाँ 100% हो जाए, यहाँ पे 30 था तो मान लो यहाँ पे हो सपोज 33%, यहाँ पे 66%, यहाँ पे 100%, और इसके ऊपर जाएगा तो कंडेंसेशन तो होना शुरू हो गया यहाँ पे बारिश। ठीक उल्टा कर दूं, यही गैस कंप्रेस होकर नीचे आए तो 20 डिग्री सेल्सियस, ये 10 से 20 हो गया, फिर वहां से 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बस यही होता है एडियाबेटिक, क्या हो रहा है ये, कूलिंग। ये क्या हो रहा है, एडियाबेटिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। कूलिंग को क्या बोलेंगे, और हीटिंग को क्या बोलेंगे, वाह क्या होता है, गर्म होना दूसरा ठंडा होना। बोलो कोई हिंदी में। हिंदी ऑप्शनल वाला कैसे बताएंगे बेचारे, ज्योग्राफी ऑप्शनल बता भी सकता है। सिंपल, एडियाबेटिकली कूल होना मैंने रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होना, रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा गर्म होना। ठीक है, ये डन, समझ में आ गया। ये क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ये ठंडा जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, और ठंडा जल्दी होगा तो जैसे कि मैं आपकी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बाकी कहाँ से क्या पढ़ रखे हो उसका क्लाउड हटा दो, क्लियर स्काई रखोगे तो बाद तुम्हारा नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगा, फिर आराम से सनलाइट आ रहा होगा तुम्हारे ऊपर नॉलेज का, तुम ग्रहण कर पाओगे। यही था कहानी। इफ स्काई इज क्लियर, नो क्लाउड, नाइट इज लॉन्ग, दैट टू कूल, इन दैट केस ड्यू पॉइंट रिच जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कब होता है, कौन से मौसम में, गर्मी में होता है। ठंडी में जब लंबी रातें होती हैं, हवाएं ठंडी होती हैं, धरती जल्दी ठंडा हो जाता है, इवोपरेशन का टाइम ज़्यादा मिलता है, क्लाउड नहीं है बिल्कुल, तो आसानी से ऊपर चल जाएगा हीट सारा। ऐसे केसेस में अर्थ सरफेस बहुत चिल्ड हो गया। अब जो हवाएं उसको टच करेंगी ठंडी हो जाएगी, उसकी क्षमता एब्जॉर्ब करने की वाटर वेपर कम हो जाएगा, जो भी अंदर है सब बाहर रिलीज कर देगा, तो आपको ऐसे ड्रॉपलेट्स देखते हुए, जो कि आप अक्सर देख रहे थे अभी। क्या यहाँ से फ्रेश फील हो रहा है पढ़ करके, हो गया? क्या मजे ले रहा है ये, तुम लोग यहाँ बैठे हो, कभी जाओ स्विट्जरलैंड के ग्रास घूमने। ये क्या हो रहा है, जब वही कंडेंसेशन 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हो तो सीधा क्या बन जाएगा, वास्प, सॉलिड, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, न कि वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। और ये इतना खतरनाक होता है, कितना, प्रैक्टिकल करना चाहते हो, करना भी नहीं, बहुत खतरनाक होता है इससे क्रिस्टल्स, इट कैन पेनिट्रेट योर बॉडी, चाकू जैसा काम करता है, तलवार जैसा, तोड़ो और किसी को और जेल चले जाओ। हमारे देश में लॉ है ना, कौन सा, 302 या 307, धारा 302 या धारा 307 आईपीसी। 307 में क्या होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और मर्डर हो गया तो बस, समझदार हो। ये क्या है, थोड़ा और है, कोई नहीं, बता दिया करो। रास्ते से नहीं हटूंगा मैं जब तक तुम मंजिल पे ना पहुंच जाओ, अगर तुम चाहो तो। और जबरदस्ती हटा रहे होगे तो फिर पतली गली से निकल लूंगा मैं। समझ में आ रहा है, मेन सा क्वेश्चन लिख कर पाओगे ना, इतने मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सब तो कहीं लिखा भी नहीं है कि बताना आवश्यक है मुझे, सीधा क्लाउड पढ़ाना शुरू कर देता मैं, कि जो कंडेंसेशन हो क्या बना, क्लाउड। लेकिन क्लाउड से पहले बहुत कुछ बन रहा है। ये क्या है, फॉग। फॉग कैसे बनता होगा, सिंपल, जब कंडेंसेशन प्रोसेस अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में होना शुरू हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे, फॉग। एक कंडीशन और है, अगर आपकी विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से दूर तक दिख रहा है तो हम फॉग नहीं कहेंगे।
फॉग हम सिर्फ तभी कहेंगे जब वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी आप देख ना पाओ, इतना विजिबिलिटी कम हो जाए, कितना, और उससे ज़्यादा देख पाओ और फिर भी ऐसा हो धुंध कोहरा जैसा हो, उसे क्या बोलेंगे? मिस्ट। उन सबको बोलेंगे, कोहरा को भी, मिस्ट को भी, फॉग को भी, स्मॉग को भी, हेज को भी। हम वक्त हिंदी में सबको हम धुंध बोल देते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, ये क्या है? अच्छा, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा है कम? तुम लोगों ने अपने रियल लाइफ में कितना विजिबिलिटी तक देखे हो, कितने दूर तक? मतलब 1 मीटर भी नहीं दिखता है ऐसा? और खास करके तो उस वक्त तुम कार ड्राइव कर रहे हो और जो तुम देखते हो ना 100 गाड़ी एक साथ टकरा गई पीछे से, इसका मेन कारण, एक बार तो हम लोग जा रहे थे, मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था, ऋषिकेश जा रहे थे और इतनी धुंध थी, मतलब फॉग, आराम से बाहर निकल के पैदल चल रहे हैं, देखिए कहीं और कुछ गाड़ी से तेज पैदल चल रहे हैं हम, क्योंकि विजिबिलिटी 1 मीटर भी नहीं था। ये क्लियर हो गया? जब वही विजिबिलिटी पढ़ चुके हो यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा दूर तक को दिखाई पड़े, उसे मिस्ट कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? ये कौन सा है तो फॉग ही, दिख रहा है तुम्हें साफ? बस ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को तुम बोलो, ये भी हो सकता है क्या? फॉग। ये क्या है? देखो, इसमें भी है, दिख रहा है कोहरा, लेकिन दूर तक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मिस्ट। ध्यान रहेगा, लिख लो। अंतर क्या होता है दोनों में? धुंध में कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है, किसमें? मिस्ट में नमी ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो दूर तक दिखाई पड़ेगा। और कितना दूर तक? 1 किलोमीटर से कम होगा तो फॉग, ज्यादा दूर तक देख पाओगे तो mist। अब नहीं भूलोगे कभी, ये तो वन टाइम ही रीड करने वाला होता है, लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, और भूल जाओ तो फिर चुल्लू भर पानी। पहले उसमें तैरना सीखो जानबूझ करके। हो गया? ये क्या है और ये पहचान जाओगे? आप घर पे जाओगे कभी तो दोस्तों को बता पाओगे ये फॉग है कि मिस्ट है? हाँ, तुम लोगों के लिए यूपीएससी अभी फॉग है या मिस्ट है? मंजिल, जल्दी से विजिबिलिटी बढ़ाओ उसका, साफ दिखेगा तो जल्दी पहुंचोगे। पानी की मात्रा बढ़ाओगे, पानी का मतलब जो सिलेबस पढ़ रहे हो उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करो, तो क्या बन जाओगे? फिर जल्दी से पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? तो अगला बार क्वेश्चन का आंसर दिए तो मिस्टर मिस्ट, और नहीं तो मिस्टर फॉग। और वही फॉग, वो नहीं, मिस्ट बनो। ये क्या हो रहा है? डे, गर्म है, टकराया वापस नाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन गर्म ज़्यादा नहीं है, इट विल नॉट गो वेरी मच हायर अल्टीट्यूड। नीचे ही क्या हुआ उसका? कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू। सेम चीज़ जब अर्थ सरफेस के नज़दीक हो फॉग बोल देते हैं, जब आसमान में होता है तो क्लाउड बोल देते हैं। डन। अब इसी फॉग में धुआं मिल जाए, स्मोक, तो क्या बोलेंगे उसे? स्मॉग, SMOG। स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड फॉग। क्लियर है? ध्यान सुनिए, ये बता देता हूँ। उसी में अगर ड्राई पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल, ड्राई याद रखना, कौन सा? ड्राई डस्ट पार्टिकल्स हो तो उसे हेज बोलते हैं। जहाँ पे ड्राई पार्टिकल ना हो, नम पार्टिकल्स हो, उसे क्या बोलेंगे? स्मॉग। ध्यान रहेगा। ये लिखो, आगे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये रियल पिछले साल का ही 2023 का ही पिक्चर है। कहाँ का? नो नो, इंडिया का नहीं है, इंडोनेशिया का है। नो नहीं, मलेशिया का है। और अभी रिसेंटली एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन, आई थिंक पीटी या मेंस में पूछा, हेज। तो हेज की समस्या बढ़ रही घट रही धीरे धीरे, जैसे जैसे एयर पॉल्यूटेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हेज एंड स्मोक की समस्या बढ़ रहा है। जब पार्टिकल्स ड्राई हों, इस थोड़े से मॉइस्चर की मात्रा हो तो फॉग, स्मोक के साथ। ठीक है? महीन धूल, धुएं और अन्य शुष्क कण, इसमें अंडरलाइन करने वाले कौन सी बात है? शुष्क।
ड्राई पार्टिकल्स। चिकन तंदूरी और कढ़ाई चिकन। जो खाते वो बताओ, इनडायरेक्टली जोड़ के बताओ कौन किस में आएगा। स्मॉग वर्सेस हेज। तंदूरी किस में आएगा? ड्राई है तो हेज। समझ में आ गया तुम, अब नहीं भूलोगे शायद। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ हो रहा है? स्मॉग है, फॉग है, क्या है? स्मॉग। स्मोक है ना, देखो। तुम्हें क्या चाहिए? रियल में ला दूं इस कमरे में स्मॉग? दीपावली रात क्या होता है हमारे यहाँ? स्मॉग हाईएस्ट स्तर पे होता है। केवल बर्निंग में क्या होता है? हेज एंड स्मॉग बोथ। बर्निंग से धुआं से क्या हो गया? स्मॉग। और डस्ट पार्टिकल से क्या हो गया? हेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कंप्लीट हेज है, कंप्लीट स्मॉग है, कंप्लीट फॉग है। सब मिक्सचर है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कहाँ गांव है आपका? गांव कहाँ है? दिल्ली से हो? तुम कहाँ से हो, गांव तुम्हारा? यूपी बरेली वर्सेस दिल्ली। बताओ, ध्यान से बताना, कहाँ फॉग हो कहाँ स्मॉग होगा ज़्यादा, मतलब होगा दोनों ही, लेकिन किसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा दिल्ली में और बरेली में? क्लियर है? गांव में फॉग ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम है, एयर पॉल्यूटेंट्स कम है। मज़ा आ रहा हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी इंडस्ट्री है ये? इंसानों की। क्या कर रही है? ये क्या है? स्मॉग है। तो नाउ दे कैन आस्क यू क्वेश्चन। कोहरा धुंध, एक तुलना। ये धुंध यहाँ पे किसको बताने की कोशिश कर रही है? स्मॉग को। ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे स्मॉग, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे, मिस्ट मत नहीं। क्या होगा ये? क्या होगा? स्मोक प्लस फॉग। अब मेरे ख्याल से बादल तुम लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। बादल का एबीसीडी रन और कई सारे यूपीएससी मेंस से क्वेश्चन। इसके बिना बादल डायरेक्ट पढ़ाओ तो फिर मज़ा नहीं आता, नाम याद कर रहे होते। आगे बढ़ जाऊं? बढ़ गया। ये इंग्लिश में नहीं मिलेगा तो लेना, पिक्चर ले लो। सारी बातें बताया, इसको यहाँ पे समराइज कर दिया। Done? ये क्वेश्चन, कल इसका आंसर। कल क्लास में आप सबको एक वाइट पेज पे अलग से फ्रेश में लिखवाऊंगा सबका डेफिनेशन। फॉग, हेज, मिस्ट, फॉग। फिर लिखाऊंगा कंडेंसेशन के डिफरेंट कंडीशंस। यही इंपॉर्टेंट है, इवोपरेशन वाले फैक्टर्स। एक पेज में हो जाएगा सारा। अब इसका मतलब नहीं कि पहला कल की फर्स्ट 10 मिनट्स आना ही मत क्लास में ना, ऐसा भी होता है स्मार्ट किड्स। क्या होगा? सर को बोलना 5 मिनट पहले बंद कर दें और मैं 5 मिनट बाद शुरू करूंगा। सिर्फ मेरे में से कर्टेल क्यों करोगे टाइम तुम? मुझे काम चोरी नहीं करनी है, आई लव टीचिंग। हो गया? आराम से। हो गया इतना? आंसर बताओ तो, जल विज्ञान चक्र क्या है? पढ़ो।
टेंडम मतलब कोई चीज़ इन टेंडम मतलब संतुलन में हो, एक साथ हो रहा हो, सब कुछ अलग अलग नहीं हो रहा है। जैसे कि तुम किसी की बेटी हो, किसी के भाई, स्टूडेंट, पढ़ाई भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, इन टेंडम यू आर जस्ट मेकिंग ऑल दिस प्रोसेसेस ऑल टुगेदर इन बैलेंस्ड वे। क्लाउड्स, आज नहीं कल। थैंक यू।